हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लासेस में हमने चार्ज और उसके टाइप्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल कंडीशन, देन टॉर्क ऑन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। अब इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा है कोई भी पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो सकते नहीं हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं और इन लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? सो चलिए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। It is a path straight or curved along which a positive unit charge would move in an electric field if it is free to do so. Suppose कर लीजिए कोई पॉइंट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि मूव करने के लिए फ्री है, वो जिस पाथ पे मूव करेगा उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। अब जैसे इस यूनिट टेस्ट चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा और बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा और इस वजह से अगर ये फ्री हो मूव करने के लिए तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। अगर इस चार्ज को यहाँ रखें तो इस पे फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, सो ये इधर मूव करेगा। सो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह से इस डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, यहाँ पे रखने पर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पे रखने पे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ये जो हम लोग लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो किसी चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मीज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इसी लाइन पर ही कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा अगर वो मूव करने के लिए फ्री हो तो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। सबसे पहले एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वो रिपेल करेगा। सो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पे चार्ज रखें तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर इधर फोर्स लगेगा। इसी तरह से हम ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और बिकॉज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज होता है वो इनफाइनाइट होता है, सो ये लाइंस इनफाइनाइट तक जाएंगी बट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस चार्ज के नज़दीक होती है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं और जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगता है। सो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अधिक मानी जाती है। अब हम एक दूसरा चार्ज लेते हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। सो अगर यहाँ पे चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो नेगेटिव हो तो कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन होगा, इट मीन्स इधर की ओर ही लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे चार्ज रखा जाए तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे रखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पॉइंट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ऐसे ही हम ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस चार्ज से दूर जा रही हैं और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो चार्ज की ओर ही है। सो दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके डायरेक्शन का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम लेते हैं। ए सिस्टम
of two charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इनमें एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। तो इस केस में देखिए यहां पे अगर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बट ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पाथ सीधे ना होकर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे रखें तो इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा। सो इस तरह से हम ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे चार्ज रखा जाए तो ये इधर की ओर जाएगा, यहाँ पे रखा जाए तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे पाथ इस तरह से होगा। सो आप देख सकते हैं हम कोई फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे तो इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा। सो ऐसे ही हम ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रही हैं। अब हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिनमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। सो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। इनके थ्रू जो प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हम लोग कोई पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब इसको ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो अब इसका जो मोशन होगा अगर ये फ्री हो मूव करने के लिए तो कुछ इस तरह के पाथ पे मूव करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर रखें तो ये इस तरह के पाथ पे मूव करेगा, यहाँ पे इधर जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। इसी तरह यहाँ पे रखें, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इसका पाथ कुछ इस तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग चार्ज को रखें तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा उधर की ओर ये चार्ज जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक ही जा पाएगा वो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दूसरे का फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ पे चार्ज को रखने पर ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स इस पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एन न्यूट्रल पॉइंट होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। अभी हमने इससे पहले भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, और इसी वजह से हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था, जो कुछ इस तरह से मिला था। सेकेंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट टू ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हमें पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो देखिए सपोज कर लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे
इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो ये एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस भी शो करेंगे। अब किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दो डायरेक्शन में तो कभी हो नहीं सकता है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो, और इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ they intersect each other, at the point of intersection we can draw two tangent which will show two directions of electric field at the same point, which is not possible. अब next property है electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor on which charges are in equilibrium. इसका मतलब यदि हम कोई कंडक्टर लें और इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेज है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी ये मोशन नहीं कर रहे हैं, इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंक्लाइंड होगा या किसी और डायरेक्शन में होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं, एक कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। अब कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इन चार्जेस पर एक फोर्स लगाएगा जिससे चार्जेस मोशन करने लगेंगे और इससे इस पे करंट फ्लो होने लगेगा, जबकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्जेस रेस्ट में होते हैं, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है they have tendency to contract lengthwise. This explain the attraction between two unlike charges. It means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेंथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो सिकुड़ेंगी, और ये शो करता है कि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एंड नेक्स्ट वन इज दे हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लैटरली. दिस एक्सप्लेन्स द रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। और लैटरली इट मीन्स इनके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइंस एक्सपेंड करती हैं, और ये शो करता है कि दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का क्लोजनेस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करता है। जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके थ्रू प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देखें तो इस चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, और ये शो करता है कि इस चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इनकी रिलेटिव क्लोजनेस डिक्रीज हो रही है, ये दूर होते जा रहे हैं, और ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। सो these are the properties of electric field lines. Our next topic is electric flux. The total number of electric field lines passing normally through a given surface is called electric flux linked with that surface. It means किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई इमेजिनरी प्लेन रखें तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को हम इस प्लेन से लिंक्ड फ्लक्स कहते हैं। इस फ्लक्स की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर और दूसरा इस प्लेन के एरिया पर। यहाँ पे ये जो प्लेन है उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, बिकॉज इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी इमेजिनरी प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि हमें इस प्लेन के एक छोटे से कंपोनेंट का एरिया वेक्टर पता हो डी वेक्टर ए, और इससे जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता हो, तो पूरे एरिया से पास होने वाला
फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऑफ दिस होल एरिया, और इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, बट अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ना हो तब, जैसे सपोज कर लीजिए ये एक एरिया वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे। सपोज कर लीजिए इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल इमेजिनरी प्लेन। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई कॉस थीटा इंटू डी ए, या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी ए। यहाँ वेक्टर ई को हम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन, और डी ए को हम वेक्टर डी ए को एरिया वेक्टर कहते हैं। इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज एरिया वेक्टर। अब यदि कोई क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उससे पास होने वाले फ्लक्स को निकालने के लिए, इट मीन्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस जैसे कोई स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब क्लोज सरफेसेस हैं। ऐसे सरफेसेस से पास होने वाले फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी डॉट ए। तो अगर सरफेस क्लोज्ड है तो उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फाई ई इज इक्वल टू, पढ़ा है हमने, ई डॉट ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एफ बाई क्यू नॉट। सो एफ का न्यूटन, क्यू का कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में होता है जिसमें केवल एक डायमेंशन हो। यदि किसी ऑब्जेक्ट में केवल एक डायमेंशन है, जैसे केवल लेंथ हो, जैसे कोई वायर, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर एल लेंथ का एक वायर है और उस पर हमने प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब इस वायर की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी
इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए चार्ज्ड वायर। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट यहाँ से हो जाएगा चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ और विड्थ दोनों हो, यानी कोई सरफेस हो, तो इस पर हम अगर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर इसका एरिया ए हो तब इसके पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज का अमाउंट होगा उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन surface charge density as the charge per unit area of a surface is called surface charge density। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट में तीनों डायमेंशंस हो, लेंथ, विड्थ और हाइट, मीन्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तब उस केस में हम चार्ज को इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज का अमाउंट होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ से इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट में केवल एक डायमेंशन है तो उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ और विड्थ दोनों हैं, यानी एरिया है, तो उस कंडीशन में इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इट मीन्स 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पर यूनिट लेंथ पे चार्ज का अमाउंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पे चार्ज के अमाउंट को सरफेस चार्ज डेंसिटी, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो दिस इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सो इसके लिए हम एक नया थ्योरम पढ़ते हैं जिसे हम गॉस थ्योरम कहते हैं। सो व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस और गॉसियन सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the surface। अब इसमें एक टर्म है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो ये क्लोज्ड सरफेस होता है जो किसी चार्ज को इनक्लोज करता है। ये 3 डायमेंशनल हो सकता है, जैसे कोई स्फेयर हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है, कोई क्यूब या क्यूबॉइड हो सकता है। तो इस चार्ज को सराउंड करने वाला, इनक्लोज करने वाला सरफेस इस चार्ज का गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब चार्ज यहां पे हो तो बिकॉज ये सरफेस इस चार्ज को इनक्लोज नहीं करता है और इसलिए इस चार्ज का ये गॉसियन सरफेस नहीं होगा। सो अब हम गॉस थ्योरम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the surface। यानी कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज का, इससे कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? Q। तो Q का
1/ε0 टाइम्स होगा। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, और ये इक्वल हो जाएगा q/ε0। सो गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये चार्ज है जो पॉइंट ओ पे है, तो इसके सरफेस पे एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं हम, जिसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस एरिया वेक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लीजिए ई है, तो इस एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। सो इस एलिमेंट से लिंक्ड फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। अब टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब मान लीजिए कुछ चार्जेस Q1, Q2, Q3, ये कुछ चार्जेस हैं और इनको इनक्लोज करने वाला सरफेस ये है। तब इन चार्जेस के गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना होगा, तो नेट चार्ज जो इस सरफेस से इनक्लोज्ड है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अगर इसमें माइनस चार्ज होगा तो इसको माइनस करेंगे, का 1/ε0 टाइम्स होगा। सो दिस इज गॉस थ्योरम। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। According to Gauss theorem, the total electric flux passing through a enclosed or Gaussian surface is 1/ε0 times of the charge enclosed by the surface. It means किसी closed surface या Gaussian surface से पास होने वाला total flux इससे enclosed charge का 1/ε0 टाइम्स होता है, और ε0 इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा था 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिनमें हम किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मान लेते हैं ये एक वायर है और इस पर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके पूरे लेंथ पर, और ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इस वायर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम जानते हैं गॉस थ्योरम यहाँ पे तभी वर्क करेगा जब हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें जो इस चार्ज को इनक्लोज्ड करता हो। तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसके सरफेस के ऊपर ये पॉइंट सिचुएटेड होगा, और इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इस वायर के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसकी लेंथ इनफाइनाइट माना गया है, इसलिए इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया DA, इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। सो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसी तरह इसका जो फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर भी एक छोटा सा कंपोनेंट लेते हैं। इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा DA, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। इसी तरह इस प्लेन पर भी हम लोग एक छोटा सा एरिया कंपोनेंट ले सकते हैं, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो इस इमेजिनरी सिलेंडर के दोनों बेस जो हैं उन पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे हैं, और इसके कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर और
इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा मान लेते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू Q by L because linear charge density is equal to the charge per unit length। यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L। अब हम निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इमेजिनरी सिलेंडर। सो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इस सिलेंडर में 3 सरफेसेस हैं, एक कर्व सरफेस और 2 फ्लैट सरफेसेस जिन्हें हम बेस कहते हैं। सो सभी से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन E डॉट dA। सबसे पहले इन दोनों बेसेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालते हैं और फिर इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो बेस के लिए आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है दोनों ही केसेस में, और कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। सो फ्लक्स इक्वल टू E dA, ये बेस के लिए हो गया, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA दूसरे बेस के लिए, प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA C फॉर कर्व सरफेस के लिए। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा E DAB cos 90 डिग्री, बिकॉज फ्लैट सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और इसी तरह इसका भी हो जाएगा E DAB cos 90 डिग्री। और कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन सेम है, सो ये हो जाएगा 0 डिग्री। नाउ फाई E इज इक्वल टू 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 हो जाएगा फ्लैट सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा, E को बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये यूनिफॉर्म है, इंटीग्रेशन dA। अब किसी सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई RL। सो हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू द टोटल cylindrical surface is E 2 pi RL। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इस पूरे सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन cylindrical surface phi E is equal to Q by epsilon नॉट। Q की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तब हो जाएगा ये फॉर्मूला phi E is equal to lambda L by epsilon नॉट। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 से भी हमने फ्लक्स ही निकाला है और इक्वेशन 2 से भी उसी सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स निकाला है। सो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट E 2 pi RL is equal to lambda L by epsilon नॉट। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वायर E is equal to 1 upon 2 pi epsilon नॉट lambda by R। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, E is equal to, अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 pi epsilon नॉट
2 lambda by r. So this is the electric field due to a straight uniformly charged wire of infinite length. So इस तरह से किसी लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिक्रीज होता जाएगा. और इनके बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा. इसमें L इस गॉसियन सरफेस का हाइट है और R इसका रेडियस. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर होगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. अब गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट. सपोज कर लीजिए ये एक नॉन कंडक्टिंग सीट है जिस पर चार्ज Q को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ओवर इट सरफेस. अब ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए बिकॉज गॉस थ्योरम का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करें. तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं और ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसका बेस एरिया A है और ये इसके दूसरे साइड से पास हो रहा है. सो इस चार्ज सीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसके कर्व सरफेस पे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा. और इस पर अगर हम एक कंपोनेंट लें तो इसका एरिया वेक्टर इसके बेस के परपेंडिकुलर होगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. इसी तरह से इस पर हम अगर कोई एरिया वेक्टर लें तो उसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इसी डायरेक्शन में होगा. बट इसके कर्व सरफेस पे कोई पॉइंट लें कोई एलिमेंट लें तो उसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगा. अब यदि इस सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो हम लोग लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A. यहां से इस गॉसियन सिलेंडर से बाउंडेड नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A. अब हम इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. सो नाउ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सिलेंडर. इसमें तीन सरफेसेस हैं, दो फ्लैट हैं जो इसकी बेस है और एक कर्व सरफेस है. तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था E डॉट डी ए. यहाँ पे डी ए फ्लैट सरफेस का एरिया. इसी तरह से दूसरे फ्लैट सरफेस के लिए हम लिख सकते हैं डी ए बी फॉर बेस और कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट डी ए सी. सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज कर लीजिए इसको. अब दोनों फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन सेम है और इसलिए एंगल इनके बीच का जीरो होगा. अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट से ब्रेक करें तो ये हो जाएगा E डी ए बी कॉस जीरो प्लस इसी तरह इसका भी हो जाएगा
ई डी ए बी और 0 और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ई डी ए बी cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो अब इसको लिख देते हैं ई डी ए बी प्लस ई डी ए बी। अगर इस पे छोटा सा जो कंपोनेंट हमने लिया है उसका इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया हमने कैपिटल ए माना है। सो हम लोग लिख सकते हैं ई ए प्लस ई ए या 2e a। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अब इस पूरे गॉसियन सरफेस या गॉसियन सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स हम गॉस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी कैन राइट द टोटल फ्लक्स passing through this Gaussian surface phi e is equal to q by epsilon naught, और q की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं सिग्मा a by epsilon naught। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं और ये इक्वेशन 1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2ea is equal to sigma a by epsilon naught, और e is equal to we can write sigma by 2 epsilon naught। So ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूले में शीट से पॉइंट P का डिस्टेंस नहीं है, इट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका मतलब है शीट के नजदीक हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, और इसका डायरेक्शन शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यही चार्ज यदि नेगेटिव होता तब शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर शीट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब इसमें एक केस लेते हैं। सपोज कर लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तब इनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इसका डायरेक्शन इधर होगा बिकॉज किसी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा क्योंकि हमने अभी बताया था नेगेटिव चार्ज अगर शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर और शीट की ओर ही होता है। सो इट इज E2। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और बिटवीन प्लेट्स हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 and sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, and it will be sigma by epsilon naught। ये हो गया इनके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनके बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसकी वजह से हो जाएगा इसका डायरेक्शन इधर E1, और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E2, और इस केस में E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा या E2 माइनस E1, और E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इट विल बी 0। यानी अगर सेम चार्ज डेंसिटी की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और इनके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हम गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। सो कंसीडर करते हैं कि ये स्फेरिकल सेल है और इसका रेडियस R है, सेंटर O है, इसके ऊपर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और हमें इस सेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे निकालनी है इस पॉइंट P पर।
तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम तभी अप्लाई हो पाएगा जब हम एक गॉसियन सरफेस लें जो कि इस पॉइंट से पास होता हो और इस चार्ज को इनक्लोज करता हो। सो ये हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, सरफेस के ऊपर ही ये पॉइंट P है। अब इस चार्ज के कारण इस पूरे सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम इस पर एक छोटा सा एरिया कंपोनेंट ले लेते हैं। इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। किसी भी पॉइंट पर आप एरिया कंपोनेंट ले लीजिए, इसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब इस पूरे स्फेरिकल सेल से जाने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इमेजिनरी स्फेरिकल सेल, जो पॉइंट P से पास हो रहा है, वो हो जाएगा phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब क्लोज इंटीग्रेशन इसको अगर हम ब्रेक करें तो E dA cos थीटा। अब आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर dA और वेक्टर E के बीच का एंगल 0 है, सो इट विल बी E क्लोज इंटीग्रेशन dA। अब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो हमने कंपोनेंट लिया उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, तो इसका पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। और किसी स्फेयर का सरफेस एरिया हमने पढ़ा है 4 पाई r स्क्वायर होता है। सो पुट दिस वैल्यू, देन phi E विल बी इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब इस पूरे स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हम लोग गॉस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बारे में। सो फ्रॉम गॉस थ्योरम फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस phi E is equal to q by epsilon naught। ये क्वेश्चन 2 हो गया और ये क्वेश्चन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught, or E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। अगर हम एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखें और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे ये स्फेयर के सरफेस के ऊपर न डिस्ट्रीब्यूट होके इसके सेंटर पे सिचुएटेड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, but it behaves like that. So this is the electric field due to a uniformly charged sphere at any external point. So ये electric field किसी external point पे है, at any external point। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इसके सरफेस पे। सेकेंड केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, चार्ज स्फीयर। तो अगर हम इसके सरफेस पे कोई पॉइंट लें P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होगा। सो इन दिस केस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो इस फॉर्मूले में जहां स्मॉल r है वहां पे हम कैपिटल R रख देंगे। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई कैपिटल R स्क्वायर। नाउ थर्ड केस लेते हैं, इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
at a point inside the charged sphere. So in this case हम लोग पॉइंट P को इसके अंदर किसी पॉइंट पे मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट से पास होने वाला एक हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। मान लेते हैं ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसके लिए फ्लक्स पहले निकालेंगे। फ्लक्स फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA हो जाएगा, और गॉस थ्योरम से फिर फ्लक्स निकालेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बट इस गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है, यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी जीरो होगा। ध्यान से फिर से समझिए, इस चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस पॉइंट से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। अब बिकॉज पूरा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर कोई चार्ज तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस लें तो उससे इनक्लोज्ड चार्ज जीरो होगा, उससे उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। और जब नेट चार्ज इसके अंदर जीरो है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके अंदर पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो होगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इसके अंदर जीरो होगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द स्फीयर। आपने देखा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इंटरनल पॉइंट पे जीरो होता है और इसके सरफेस पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R इसका रेडियस होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। In this way, this chapter ends here. Thank you for watching.